हेलो दोस्तों, वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले लेक्चर में देखा था कलचुरी वंशीय शासकों के बारे में, जिसमें हमने कलिंगराज, कमलराज, फिर रत्नदेव, उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्यदेव प्रथम के संबंध में अध्ययन किया था। ये जो शासक थे जो उसकी नींव रखते हैं और इस वंश को बहुत आगे तक ले जाते हैं, साम्राज्य विस्तार भी करते हैं। इसके पहले मैंने जाजल्यदेव प्रथम में बताया था कि वो त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीनता मानना अस्वीकार कर देते हैं। अब जो भी शासक आते हैं त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता मानना अस्वीकार कर देंगे, जिससे उन त्रिपुरी के कलचुरियों और रतनपुर के कलचुरियों के बीच युद्ध होता है। रतनपुर से शासन करने वाला शासक था रत्नराज या रत्नदेव, जिनका शासनकाल था 1120 से 1135 ईस्वी के मध्य। ये भी त्रिपुरी के कलचुरियों की अधिसत्ता अस्वीकार करते हैं। जाजल्यदेव प्रथम से स्टार्ट होता है त्रिपुरी के कलचुरियों की अधिसत्ता अस्वीकार करना। उसके बाद जो अगला शासक आता है रत्नराज या रत्नदेव द्वितीय, ये भी त्रिपुरी के कलचुरियों की अधिसत्ता अस्वीकार करता है। अब जिस शाखा से वो निकले उसी शाखा का आदेश या कर देने के लिए मना कर दिए, तो उनके जो शासक थे, त्रिपुरी के शासक थे, नाराज हो जाते हैं और इस पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि त्रिपुरी के जो शासक थे उस समय समकालीन शासक गयाकर्ण है ना, गयाकर्ण रत्नराज का समकालीन था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो गयाकर्ण इस आक्रमण करता है। फिर जो गयाकर्ण होता है, गयाकर्ण और उन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें गयाकर्ण की हार होती है। तो संभवतः रत्नदेव जो शासक रहता है वो बहुत ही बलशाली हो जाया रहता है, शक्तिशाली शासक हो जाया रहता है, जिससे अपने ही जो पूर्वज के जो शासक रहते हैं है ना, उनको हरा देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, इनका जो युद्ध हुआ था अनंत वर्मन चोडगंग के साथ। उस समय जो गंगवंशीय शासक था अनंत वर्मन चोडगंग, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, गंगा तट तक इन्होंने युद्ध करके जीत लिया था। तो जो गंगा तट तक ये इन्होंने युद्ध करके जीत लिया था। इतने शक्तिशाली शासक किस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, संभवतः ये भी साम्राज्य विस्तार करना चाहते रहे होंगे। और दूसरी बात ये देखे होंगे कि त्रिपुरी के कलचुरियों ने इनका सहायता करना बंद कर दिया है, तो इन्होंने एक मौका देखकर इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। गंगवंशीय शासक था अनंत वर्मन चोडगंग। यही वह शासक है जो जाजल्यदेव प्रथम द्वारा पदच्युत किए गए एक शासक को गद्दी पर बिठाता है, अनंत वर्मन चोडगंग। इन दोनों के बीच, रत्नराज और अनंत वर्मन चोडगंग के बीच शिवरी नारायण के पास युद्ध होता है, जिसमें अनंत वर्मन चोडगंग की हार होती है और वह भाग जाता है। फिर आगे इसके आगे जो शासक आते हैं वो उनके शासनकाल में भी वो चक्रकोट पर यानी इनके क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और इनके पुत्र को बंदी बना लेते हैं, वो देखेंगे आगे। ये इतना बलशाली शासक रहता है कि ये बंगाल क्षेत्र पर यानी जो गौड़ राज्य है, गौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को पराजित कर देते हैं। ठीक है, में जो सामंत वल्लभ राज था और इसका मंत्री था पुरुषोत्तम देव। ठीक है, ये इसमें बहुत पराक्रम दिखाते हैं और जिनके कारण गौड़ देश में इनका विजय हो पाता है। इस प्रकार ये सब युद्ध जीतने के बाद इनका जो मनोबल होता है वो बहुत बढ़ जाता है रत्नराज का, और वो कोशिश करते हैं और साम्राज्य विस्तार करने के बहुत सारे युद्ध और करते हैं। ठीक है, सामंत वल्लभ राज के बारे में देखें तो ये बहुत ही निकटतम कहना चाहिए सामंत था, राजा के बहुत ही निकटतम था। इसका अकलतरा है ना, इसके अकलतरा अभिलेख में इसका उल्लेख है कि यह गौड़ राज्य पर आक्रमण किया था रत्नदेव, जिसमें इन्होंने वल्लभ राज और मंत्री पुरुषोत्तम देव ने अपनी सूरवीरता दिखाई थी। ठीक है, ये सामंत वल्लभ राज भी वैश्य सामंत था। जैसे हमने देखा कि एक राजा ने यश नामक वैश्य व्यक्ति को नगर श्रेष्ठी का पद प्रदान किया था, वो रत्नदेव प्रथम था। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। उसी प्रकार रत्नदेव द्वितीय जो होता है वैश्य सामंत वल्लभ राज को है ना, इसको मंत्री पद प्रदान करता है ना। उसके बाद एक चीज़ देखें कि इनकी जो माता थी लाछल्ला देवी है ना, जाजल्यदेव की पत्नी थी लाछल्ला देवी है ना, इसको वल्लभ राज को पुत्र के समान मानती थी। वल्लभ राज को पुत्र के समान, यानी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी सामंत को अगर राजा की माता पुत्र के समान मानते हैं, मतलब कितना निकटतम संबंध राजा के साथ इसका रहा होगा। उसी प्रकार वल्लभ राज संभवतः बहुत ही धनवान भी रहा होगा। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए
रेवंत मंदिर बनवाए, विकर्ण महल बनवाए कोटगढ़ में, शिव का मंदिर बनवाया, सरोवर बनवाए। ठीक है। इनका एक मंत्री था पुरुषोत्तम, इन्होंने अनेक धार्मिक कृत्य करवाए, कार्यक्रम वगैरह करवाए होंगे, मठ का निर्माण किया, मंदिर और बहुत सारे तालाब बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि की थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने सिक्का चलाया था, अपने पूर्वजों के समान सिक्का, सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए थे। ये 26 विधाओं का ज्ञाता था और युद्ध में रुचि रखने वाला था। रत्नराज के संबंध में कहा जाता है कि यह 26 विधाओं का ज्ञाता था और युद्ध में रुचि रखने वाला था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कोनी अभिलेख। कोनी अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि जो विद्वान और कलाकार हैं उनको रत्नराज द्वितीय के शासनकाल में बहुत उदार आश्रय मिलता था। दूर दूर के जो ब्राह्मण होते थे इनकी गाथा सुनकर दूर दूर से ब्राह्मण इनसे मिलने के लिए आते थे, आश्रय के लिए आते थे। ठीक है। इसी क्रम में एक पद्मनाम नामक व्यक्ति था जो चंद्र ग्रहण की गणना करता है, उसको उदार आश्रय मिलता है इसके राज्यकाल में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मनाथ। उसके बाद ये संभवतः कलिंग क्षेत्र जीत लिया होगा, तो त्रिकलिंगाधिपति की कहलाने की नींव रखता है। उसके बाद इन्होंने भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण करके वहाँ के राजा हरओ को हराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण करके हरओ को हराया था। और इसके जो अभिलेख मिलते हैं अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण और सरखों, 4 स्थान से मिलते हैं। अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण और सरखों। ठीक है। ये बहुत ही प्रतापी शासक होता है। इसके बाद हम देखेंगे इस वंश के अगले शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। पृथ्वीदेव द्वितीय जो रहता है, रत्नदेव द्वितीय का बड़ा पुत्र रहता है, इसका छोटा पुत्र रहता है जयसिंह। पृथ्वीदेव द्वितीय बड़ा होने के कारण इसको राजगद्दी मिलती है, जिसका शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी के मध्य रहता है। इनके 3 व्यक्तियों का है ना नाम बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, एक सेनापति और 2 सामंत। सेनापति जगतपाल, जिसका उल्लेख मिलता है राजिम के शिलालेख में। ये जो जगतपाल रहता है बहुत ही शूरवीर रहता है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का है ना बढ़ा ग्राम का निवासी रहता है और जाति से राजमल रहता है। तो इसको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कौशल के बाहर का आदमी था, जिसको पृथ्वीदेव द्वितीय ने सेनापति बनाया था। जगतपाल का उल्लेख मिलता है राजिम के शिलालेख में। सामंत एक ब्रह्मदेव के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा सामंत बल्लभराज के बारे में चर्चा करेंगे। राजिम का जो शिलालेख मिला हुआ है उसमें सेनापति जगतपाल लिखवाता है। जगतपाल को अन्य बुक या अन्य सोर्सेस में जगपाल भी कहा गया है। इन्होंने लिखा है कि सरहागढ़ यानी ये सारंगढ़, मचका सिहावा किला यानी जो कि वर्तमान में नगरी में है ना, नगरी में है। भ्रमरवद यानी बस्तर जिला, बस्तर क्षेत्र, कांतार यानी बस्तर, कुसुमभोग कांदा डोंगर और काकरे क्षेत्र, काकरे यानी कांकेर क्षेत्र विजित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके बारे में लिखा है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति जो जगतपाल या जगपाल था, ये इन क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार करता है। तो ये क्षेत्रों का नाम आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये चक्रकोट पर आक्रमण कर इसको नष्ट कर देता है, यानी चक्रकोट के गंग राजाओं को ये हरा देता है और चक्रकोट यानी बस्तर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। राजिम के शिलालेख में राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण नलवंशीय शासक विलासतुंग ने करवाया था, के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है कि इसके सेनापति जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही रहा है और इसी के समय सर्वाधिक 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखना, पूछ सकता है फैक्ट में, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इसके शासनकाल में और सर्वाधिक 13 अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं इन्हीं के शासनकाल में ही प्राप्त हुए हैं। चोटगंग से ये बदला लेता है। चोटगंग वही रहता है जो कलिंग देश का राजा रहता है, वो इनके पिताजी के शासनकाल में आकर इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो उसका बदला लेने के लिए जो पृथ्वीदेव द्वितीय रहता है वो चोटगंग के कलिंग देश पर आक्रमण करता है और अनंतवर्मन चोटगंग को हरा देता है और ये समुद्र की ओर भाग जाता है। कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इसका पुत्र मधुका मानव जटेश्वर राजा बनता है और इसको भी हराकर पृथ्वीदेव द्वितीय इसको बंदी बनाकर कैद कर लेता है। उसके बाद
इस युद्ध में जो ब्रह्मदेव सामंत रहता है, इन्होंने अपनी शूरवीरता दिखाई थी, जिसके कारण इनको अपनी राजधानी में बुलाकर पृथ्वीदेव द्वितीय इन्हें मंत्री के पद से सुशोभित करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय किस राजा ने ब्रह्मदेव को मंत्री का पद प्रदान किया था शूरवीरता के कारण, किस युद्ध में विजय दिलाने के लिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये रतनपुर या गज किला, यानी रतनपुर किला या गज किला का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव द्वितीय। इसमें रावण की स्वयं को काटती हुई मूर्ति स्थापित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने सोना और तांबा का सिक्का चलाया था, ठीक है। बहुत ही छोटे आकार के चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था। और पृथ्वीदेव द्वितीय के जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है राजिम का शिलालेख। बहुत ही छोटे आकार के चांदी के सिक्के चलाए, सोने और तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इनके सामंत ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ का मंदिर संबलपुर में बनवाया, धरजूटी मंदिर बनाया जिसको डूमर मंदिर भी कहा जाता है, बलौदा बाजार में जो नारायणपुर ये जिला नहीं है, जो बलौदा बाजार के अंतर्गत जो क्षेत्र है नारायणपुर करके वहाँ बनवाया था। बल्लभ राज सामंत ने रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण करवाया था। एक देवनाग नामक व्यक्ति था, उन्होंने संबा में मंदिर बनवाया था। इसके समय है ना शिलालेख में उल्लिखित स्थान है मल्लाल जो कि मल्हार है, बरीलापुर बिरला के नाम से जाना जाता है, बम्हनी जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा में है, ठीक है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल के संबंध में इतना ही। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है राजिम का शिलालेख। राजिम के शिलालेख से संबंधित आप याद रखना, जीर्णोद्धार वाला पोर्शन आप याद रखना। इसके पहले भी एक राजा जो पाली के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया था, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला शासक जो होता है कलचुरी वंश में जाजलदेव द्वितीय 1165 से 1168, केवल 3 वर्ष ही शासन कर पाता है। 1168 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल में जय सिंह देव इनका आक्रमण होता है, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासक था, यानी कि इसका समकालीन था जाजलदेव द्वितीय का। तो ऐसे कुछ राजा, त्रिपुरी के कलचुरी राजा और रतनपुर के कलचुरी राजा, इनका हमने देखा है कि किसके किसके काल में किसका आक्रमण हुआ है। तो ये आपको सही जोड़ी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो जय सिंह देव का आक्रमण होता है, जिसमें इनका जो मंत्री होता है उल्हण देव शहीद होता है। काम आता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, काम आता है यानी शहीद होना। उसके बाद इनकी जो 3 रानियाँ थी उल्हण देव की, वो सती होती हैं। चूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके शिलालेख में ही देव का जो पालन पोषण करता है राजा जाजलदेव द्वितीय अपने पुत्र के समान करता है, ऐसा लिखा हुआ है शिलालेख में। इसके शासनकाल में एक सोमराज ब्राह्मण रहता है। सोमराज ब्राह्मण केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है मल्लाल में, यानी कि वर्तमान मल्हार में। इसके शिलालेख में इसको तुम्माणाधिपति बताया गया है। किसको बताया गया है? जाजलदेव द्वितीय को तुम्माणाधिपति बताया गया है। यानी कि रतनपुर राजधानी बनने के बाद भी तुम्माण का जो वैभव है वो ख़त्म नहीं हुआ था। ये जाजलदेव द्वितीय जो रहता है अपने आप को तुम्माणाधिपति के रूप में अधिरूपित करता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि एक थीरू। अब ये थीरू कौन था, इस पर प्रश्न है। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग बताते हैं। राय बहादुर कहता है कि ये एक जनजाति का सरदार था जिन्होंने जाजलदेव द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह का परचम लहराया था। ठीक है, राय बहादुर का ये कहना है। जो भंडारकर है वो कहता है कि थीरू एक यक्ष था, यक्ष लगा था। ठीक है। उसके बाद मिरासी कहता है कि ये एक घड़ियाल था। ठीक है, लेकिन हमारे इतिहास में किसी भी घड़ियाल का नामकरण करने की प्रथा नहीं पाई जाती, इसलिए ये वाला मत इतिहासकार नहीं मानते। जो सर्वमान्य तर्क है वो ये माना जाता है कि जो वो एक जनजाति सरदार था थीरू, जिन्होंने इसके शासनकाल में विद्रोह का परचम लहराया था। इसके बाद जाजलदेव द्वितीय का स्वास्थ्य एक बार खराब होता है, तो उसमें ज्योतिष राघव और पुरोहित नामदेव क्या करते हैं, इनको स्वस्थ करते हैं। तो प्राण बचाने के एवज में इनको बुदेरा नाम का ग्राम दान में दिया गया था। ये बुदेरा वर्तमान में जो अमोदा है, अमोदा ताम्रपत्र जो मिला है, उसके आसपास एक बुंदेला करके ग्राम है। संभवतः वही इतिहास में बुदेरा करके सुशोभित हुआ होगा। उसके बाद ये जो ताम्रपत्र में लिखा हुआ है उसके जो रचयिता हैं वो एक श्रीवास्तव थे, धर्मराज श्रीवास्तव, जंडेर ग्राम के वत्सराज का पुत्र था।
ठीक है, जो कि वर्तमान में जोंधरा करके जाना जाता है, जो कि जांजगीर चांपा में है। जो शासक होता है जगत देव, जो कि जाजल देव द्वितीय का बड़ा भाई रहता है। इनका शासनकाल 10 वर्षों का रहता है, 1169 से 78 के बीच में। एक्चुअल में हुआ क्या रहता है कि उस समय गंगवंशी जो राजा थे बहुत ही ताकतवर थे और पूर्वी देशों में शासन करते थे। तो ये जो उनके बड़े भाई हैं अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप कर पूर्वी देशों में जाकर रहने लगते हैं और गंगवंशीय राजाओं का आक्रमण रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उनके भाई की मृत्यु होती है तो ये यहाँ आकर जो भी व्यवस्था करनी होती है वो व्यवस्था करते हैं। तो खरौल शिलालेख में इनके राजा बनने का उल्लेख है और ये भी लिखा हुआ है कि ये अपनी इच्छा से राज त्याग करके गंगवंशीय राजाओं से पूर्वी देशों से आक्रमण से रक्षा करने के लिए ये उस क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, तो जगत देव के बारे में सिर्फ इतना ही।